हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विंग्स एजुकेशन। जैसे कि आप सबको पता है कि हम गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पढ़ रहे थे। अभी तक हमने क्या क्या कवर किया है? अभी तक हम 2 यूनिट कवर कर चुके हैं। कौन कौन से? फर्स्ट यूनिट हिस्टोरिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस, जिसमें हमने फॉर्मेशन ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस, एडॉप्शन ऑफ न्यू कश्मीर मैनिफेस्टो, प्रजा परिषद मूवमेंट, accession of Jammu and Kashmir to India, terms, condition and controversies, Article 370, 35A, special status for Jammu and Kashmir। उसके बाद हमने एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और उसके इम्प्लीकेशन भी पढ़ लिए थे। उसके बाद हमने जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को विद ऑल अमेंडमेंट्स डिटेल में कवर किया है। ये हमारा YouTube पे सबसे बेस्ट लेक्चर है। जितने भी लोगों ने जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट करवाया है, इतने बढ़िया से आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायनामिक्स, डोमिसैलिटी, तो फर्स्ट यूनिट हमने कंप्लीट किया था। उसके बाद हमने सेकंड यूनिट स्टार्ट किया था, जो कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, जिसमें हमने पढ़ा सेंटर स्टेट रिलेशंस, दिल्ली एग्रीमेंट 1952 का, इंदिरा शेख अकॉर्ड 1974 का, उसके बाद राजीव फारूक अकॉर्ड 1986 का, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पढ़े हमने 1954 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, 1958 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, 1965 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, और इसके बाद हमने 3 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर और भी पढ़े थे, 1972 का और 2019 के 2 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। 2019 के 2 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर कौन कौन से थे, उनका नंबर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे अगर आपने हमारे लेक्चर देखे। उसके बाद हमने गवर्नमेंट स्ट्रक्चर पढ़ा जम्मू एंड कश्मीर का, जिसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को पढ़ा। फिर हमने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर एंड जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 को डिटेल में कवर किया, और इसके साथ में हमने ऑलमोस्ट 100+ MCQs भी किए। फिर हमने अपना नेक्स्ट तीसरा यूनिट स्टार्ट किया था, जो कि था रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिक्स। इसमें हमने अपने लास्ट लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 78 में हमने पढ़ा था इवोल्यूशन ऑफ पार्टी सिस्टम इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में कैसे पार्टी सिस्टम इवॉल्व हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस, NC, BJP, PDP, इन सब का एमरजेंस कैसे हुआ। 1 पार्टी डोमिनेंट सिस्टम पढ़ा, जिसमें हमने देखा NC जो थी वो फुली 1 पार्टी डोमिनेंट रही। NC डोमिनेंट रही जम्मू एंड कश्मीर में, कब से कब रही वो सारी चीज़ें देखी। 1 पार्टी डोमिनेंट सिस्टम जो NC थी, उसके काजेज पढ़े हमने, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी पढ़े। यहाँ तक हमने कवर कर लिया है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट पार्ट तीसरे यूनिट का, जो है आइडियोलॉजीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस NC के प्रोग्राम्स और आइडियोलॉजीज, BJP के आइडियोलॉजीज और प्रोग्राम्स, PDP के आइडियोलॉजी और प्रोग्राम्स, और इंडियन नेशनल कांग्रेस की आइडियोलॉजी और प्रोग्राम्स इस लेक्चर में हम डिटेल में कवर करेंगे। ऑलरेडी हम ऊपर इन 4 पार्टीज का एमरजेंस, इन 4 पार्टीज का एवोल्यूशन जम्मू एंड कश्मीर की पॉलिटिक्स में पढ़ चुके हैं। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। ये लेक्चर इस सीरीज का लेक्चर नंबर 79 होने वाला है। अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो आपसे रिक्वेस्ट है, लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करें और सीक्वेंस में यहाँ तक आएँ। मैं आपको गारंटी देता हूँ आप बहुत इंजॉय करेंगे हमारे लेक्चर। अगर हमारे इन सब लेक्चर्स की आपको PDF चाहिए, नोट्स चाहिए, अभी तक जितने भी लेक्चर कवर हुए हैं इनके नोट्स या इनकी PDF, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप हमें व्हाट्सअप करें। व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आज के लेक्चर में हम लास्ट वाले लेक्चर को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एमरजेंस पढ़ा था, कैसे कैसे 4 बड़ी पार्टीज जम्मू एंड कश्मीर में इवॉल्व होती हैं, NC, BJP, PDP और कांग्रेस। तो इस लेक्चर में सिलेबस में आपके में मेंशन है कि आइडियोलॉजीज और प्रोग्राम्स डिटेल में नेशनल कॉन्फ्रेंस के, बीजेपी के, पीडीपी के और कांग्रेस के।
ठीक है, 4 पार्टीज हैं। 4 पार्टीज में से 2 पार्टीज जो हैं वो रीजनल पार्टीज हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू एंड कश्मीर की रीजनल पार्टी है, पीडीपी जम्मू एंड कश्मीर की रीजनल पार्टी है। ठीक है, बीजेपी और कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब है आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो 1985 में बनी थी। बीजेपी और कांग्रेस नेशनल पार्टीज हैं, तो इसमें हम पहले इनकी ओवरऑल आइडियोलॉजी और प्रोग्राम्स पढ़ेंगे बीजेपी और कांग्रेस के। उसके बाद इनकी आइडियोलॉजी और प्रोग्राम्स जम्मू एंड कश्मीर के कंटेक्स्ट में हम डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को हम JKNC भी कहते हैं या सिंपली NC भी कहते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं या जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। ठीक है, क्या क्या याद रखना है यहां से आपने? जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू एंड कश्मीर की ओल्डेस्ट पार्टी है। ठीक है, और मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल पार्टीज है जम्मू एंड कश्मीर की। फाउंडर कौन थे इसके? फाउंडर थे इसके शेर कश्मीर, लायन ऑफ कश्मीर, शेख अब्दुल्ला। कब बनी थी? ये बनी थी 1932 में। कब बनी थी? 1932 में बनी थी, बट 1932 में ये नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं थी। 1932 में इसका नाम था ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनती है 1932 में। उसके बाद 1932 में ऑल जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए बनी थी। बाद में 1939 में इस पार्टी का नाम चेंज होता है, तो चेंज होकर नया नाम आता है जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो आज की NC है। ठीक है, अब ये एक सेकुलर शेप लेती है और सबको लेकर साथ चलने की बात करती है, ना कि सिर्फ मुस्लिम्स को। ठीक है, बहुत बड़ा रोल है इसका, हम पहले भी देख चुके हैं। NC की फॉर्मेशन हम डिटेल में लेक्चर, जो स्टार्टिंग वाला लेक्चर था उसमें कर चुके हैं, डिटेल में कवर कर चुके हैं। तो ज़्यादा चीज़ें हम जो चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वो हम नहीं बात करेंगे। आपके सिलेबस में मेंशन है आइडियोलॉजीज और प्रोग्राम्स इन 4 पार्टीज के। तो सबसे पहले देखते हैं आइडियोलॉजीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात करती है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी, क्या होता है? ये इंस्पायर्ड है नेहरू के सोशलिज्म से। ठीक है, नेहरूवियन सोशलिज्म से इंस्पायर्ड है। मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करती है, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों को साथ लेके चलने की बात करती है। लैंड रिफॉर्म्स इनके बहुत इंपॉर्टेंट थे, इनके लैंड रिफॉर्म्स हम पहले भी बात कर चुके हैं। और स्टेट लेड इकोनॉमी की बात करती है। ठीक है, अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है, जो गैप है, उसको कम करने की कोशिश करती है। कैसे? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज के द्वारा। वो हमने देखा, इनका लैंड टू टिलर वाला स्लोगन क्या था, वो सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। जो बड़े बड़े जागीरदार थे उनकी लैंड्स इन्होंने कल्टीवेटर्स को दे दी, टिलर्स को दे दी। और आगे से लैंड रिफॉर्म हमारे अलग से भी मेंशन है, वहाँ फिर से बात करेंगे। नेक्स्ट है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म मीन्स जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, सब रिलीजन्स को इक्वल देखेगी पार्टी। ठीक है, कम्युनल यूनिटी की बात करेगी, सब रिलीजन्स में यूनिटी की बात करेगी, इंटरफेथ हार्मोनी की बात करेगी। ठीक है, स्टार्टिंग में ये मुस्लिम मेजोरिटी मूवमेंट जरूर थी, ऑल जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। बाद में ये ट्रांसफर होकर नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी थी। तब ये एक सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी बनी थी, जिसने बात की थी कि हम सब कम्युनिटीज को साथ लेके चलेंगे, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस नेशनल लेवल पे थी। कश्मीर की आइडेंटिटी की बात करती है और ऑटोनॉमी की बात करती है। फोकस करती है कश्मीरी नेशनलिज्म पे, इंपॉर्टेंट है। जो रीजन्स, 3 रीजन्स हैं, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख, उस टाइम तीनों रीजन्स थे, उन सब की अपनी अपनी आइडेंटिटी प्रिजर्व करके रखने की बात करती है। स्पेशली कश्मीरी नेशनलिज्म को प्रमोट करती है। आर्टिकल 370 को सपोर्ट करते हैं, 35A को सपोर्ट करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को सपोर्ट करते हैं। ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो हमें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के द्वारा जब हम इंडिया के साथ आए थे, तो वो उस वाली ऑटोनॉमी को रिस्टोर करने की बात करती है। ठीक है, वो हमने देखा कैसे 1949 में 370 मिला। उसके बाद शेख अब्दुल्ला और नेहरू के बीच में एग्रीमेंट हुआ
कैसे कैसे नेहरू शेख अब्दुल्ला ने अपनी डिमांड्स मनवाई, जो रेजिड्यूरी पावर थी वो जम्मू एंड कश्मीर के पास थी, वो सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिटी की बात करती है, बिलीव्स इन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, रूल ऑफ लॉ एंड पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, मींस जनता पार्टिसिपेट करेगी डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, ठीक है। ग्रास रूट पॉलिटिक्स की बात करती है, रूल ऑफ लॉ की बात करती है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए और डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस होना चाहिए, पावर जनता के हाथ में होनी चाहिए, ना कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होना चाहिए, ठीक है। प्रोग्राम्स क्या क्या थे जम्मू एंड कश्मीर के, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के, की पॉलिसीज क्या थी, रिफॉर्म्स क्या थे। ये सबसे पहले लैंड रिफॉर्म्स से फेमस हुए थे। नया कश्मीर मैनिफेस्टो या न्यू कश्मीर मैनिफेस्टो हमने देखा, जब 1939 में एनसी बनती है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से एनसी होती है, तब ये इनका न्यू कश्मीर मैनिफेस्टो बनना स्टार्ट हो गया था, और 1944 में न्यू कश्मीर मैनिफेस्टो अडॉप्ट कर लिया था नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। ये बात करता था लैंड के रीडिस्ट्रीब्यूशन पे, ठीक है। जो बड़े बड़े जागीरदार हैं, जो बड़े बड़े लोगों के पास जो काफी ज्यादा जमीन हैं, उनको कोई कंपनसेशन नहीं देना, कल्टीवेटर्स में लैंड रीडिस्ट्रीब्यूट करनी है, और फ्यूडलिज्म को, संवतवाद को, जागीरदारी सिस्टम को खत्म करना है। इनका स्लोगन था लैंड टू टीलर्स, लैंड टू कल्टीवेटर्स, लैंड टू फार्मर्स, ठीक है। इससे क्या हुआ, इससे एम्पावरमेंट हुआ फार्मर्स का, कल्टीवेटर्स का, मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटीज का। सोशल वेलफेयर, सोसाइटी के वेलफेयर की बात करती है, सबको एजुकेशन देने की बात करती है, सबको हेल्थ प्रोवाइड करने की बात करती है, एम्प्लॉयमेंट की बात करती है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती है, चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन की बात करती है, और यूथ एम्पावरमेंट की बात करती है, यूथ एंगेजमेंट की बात करती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करती है, एग्रीकल्चर को प्रमोट करने की बात करती है, हार्टिकल्चर को प्रमोट करने की बात करती है, टूरिज्म को प्रमोट करने की बात करती है, हैंडीक्राफ्ट्स को प्रमोट करने की बात करती है, ठीक है। नेहरू का जो कंसेप्ट था इंडस्ट्रियलाइजेशन का, उस पर फोकस करना चाहती है, कॉल फॉर इंक्रीज्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, बट साथ साथ में लोकल रिसोर्सेज को प्रिजर्व करके रखने की बात करती है। एजुकेशन फॉर ऑल, इसने हायर एजुकेशन के लिए और स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन एक्सपेंड किए जम्मू एंड कश्मीर में, रूरल एरिया हो या अर्बन एरिया हो, एजुकेशन को प्रमोट करने की कोशिश की, ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल खोलने की कोशिश की, ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन ओपन करने की कोशिश की। फीमेल लिटरेसी पे फोकस किया, वोकेशनल ट्रेनिंग पे फोकस किया कि ऐसी ट्रेनिंग दी जाए यूथ को जिससे वो कुछ स्किल सीखें और फिर वो आगे बढ़ें। जैसे सिलाई का काम सिखाने की बात की, हैंडीक्राफ्ट्स का काम सिखा दो, प्लम्बर का काम सिखा दो, हाथ में कला लाओ, हाथ में स्किल लाओ यूथ के, ठीक है। पीस एंड डायलॉग, कश्मीर का जो कन्फ्लिक्ट है उसको पीसफुल तरीके से रिजॉल्व करने की कोशिश की, डायलॉग से रिजॉल्व करने की कोशिश की। इंडिया, पाकिस्तान और कश्मीर के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो सेपरेटिस्ट हैं, जो हुर्रियत के लीडर हैं, जो और कश्मीर सेंटिमेंट रखने वाले जो भी पर्सनैलिटीज हैं, वो सब बैठ के बात करें और बैठ के इस मुद्दे को सॉल्व करें। रिजेक्ट करती है टेररिज्म को और डेमोक्रेटिक एंगेजमेंट को सपोर्ट करती है एनसी, ठीक है। 370 खत्म होने के बाद की बात करते हैं कि 370 जब खत्म हो गया, जम्मू एंड कश्मीर दो टुकड़ों में बट गया। उसके बाद ये बात करती है रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, स्टेटहुड को वापस करने की बात करती है, ठीक है। रिस्टोरेशन ऑफ फुल स्टेटहुड मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है कि होम मिनिस्ट्री या दूसरी चीजें सेंटर के पास रहें, और हमारा स्पेशल स्टेटस जो चला गया है वो हमें वापस मिले, स्पेशली 35A या ऐसा कोई प्रोविजन जिससे जम्मू एंड कश्मीर के लोगों की जॉब्स प्रोटेक्टेड रहें, जम्मू एंड कश्मीर के लोगों की प्रॉपर्टी प्रोटेक्टेड रहे, प्रॉपर्टी राइट्स जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के प्रोटेक्टेड रहें, ठीक है। क्विक समरी देख लेते हैं। आइडियोलॉजी क्या है एनसी की, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, ठीक है, रीजनल ऑटोनॉमी, कश्मीर आइडेंटिटी। फाउंडर कौन थे, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। नया कश्मीर मैनिफेस्टो या न्यू कश्मीर मैनिफेस्टो एनसी ने कब अडॉप्ट किया, 1944 में। कब बनी एनसी, पहले 1932 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और फिर 1939 में आज की एनसी, ठीक है।
2019 के बाद ये अपोज करती है एब्रोगेशन ऑफ 370 को और डिमांड करती है रिस्टोरेशन ऑफ ऑटोनॉमी एंड स्टेटहुड। ठीक है, तो एक पॉलिटिकल पार्टी हमने कवर कर ली, पॉलिटिकल पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस की आइडियोलॉजीज एंड प्रोग्राम्स। तो नेक्स्ट है भारतीय जनता पार्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का जन्मदिन कब मनाया जाता है? तो 6 अप्रैल को। कब बनी? 1980 में। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी कब बनती है? 1980 में। इसका ओरिजिन हैज भारतीय जनता पार्टी नहीं हुआ था, इसके पीछे की काफी सारी हिस्ट्री है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, दीनदयाल उपाध्याय के लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, काफी जगह हम ये चीजें कवर कर चुके हैं, फिर एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं। इसका ओरिजिन जो है वो भारतीय जनसंघ से जुड़ा हुआ है, बीजेएस। ठीक है, किसके साथ जुड़ा हुआ है? बीजेएस के साथ। बीजेएस क्या है? बीजेएस, भारतीय जनसंघ, पढ़ चुके हैं हम। भारतीय जनसंघ 1951 में बनता है। हु वाज द फाउंडर ऑफ भारतीय जनसंघ? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और इसी टाइम में जम्मू रीजन में प्रजा परिषद मूवमेंट बनती है, बलराज माधक और प्रेमनाथ डोगरा के द्वारा। तो ये लोग मिल के काम करते हैं, भारतीय जनसंघ और प्रजा परिषद मूवमेंट वाले लोग। ठीक है, याद करो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की डिटेंशन में डेथ होती है कश्मीर में। तो चाहे वो प्रजा परिषद मूवमेंट हो, चाहे भारतीय जनसंघ हो, इन सब के पीछे आइडियोलॉजी है आरएसएस की। आरएसएस क्या होता है? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। क्या बात करता है ये? आरएसएस की आइडियोलॉजी क्या है? कल्चरल नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी है। कल्चरल नेशनलिज्म, इंडिया का नेशनलिज्म इंडिया के कल्चर से जुड़ा होगा। कल्चरल नेशनलिज्म एंड हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है। ठीक है, आगे भारतीय जनसंघ 1951 में बनता है। प्रजा परिषद मूवमेंट के साथ मिलके काम करते हैं, चीजें आगे बढ़ती हैं, वो सब चीजें हमने पढ़ी भी हैं। उसके बाद याद करो 1975 से लेके 1977 में इंडिया में इमरजेंसी लगती है इंदिरा गांधी के द्वारा। और इस टाइम में जेपी हमने डिटेल में पढ़े हैं, जयप्रकाश नारायण सारी की सारी अपोजिशन पार्टीज को जोड़ते हैं, चाहे वो भारतीय जनसंघ हो या और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी जो कांग्रेस विरोधी थी। तो एक नई पार्टी बनती है जिस पार्टी का नाम होता है जनता पार्टी। तो जनता पार्टी का पार्ट थी भारतीय जनसंघ। ये लोग 1977 में मर्ज होके जनता पार्टी बनाते हैं और 1977 से लेके 1979 तक ये लोग इंदिरा गांधी गवर्नमेंट हटा के सत्ता में भी आते हैं। तो जनता पार्टी की गवर्नमेंट कब से थी? 1977 से लेके 1979 तक। 1979 में जनता पार्टी कोलैप्स हो जाती है कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से और ड्यूल मेंबरशिप विद आरएसएस की वजह से पार्टी टूट जाती है, जनता पार्टी कोलैप्स हो जाती है। इसके साथ में जो बीजेएस के मेंबर थे, भारतीय जनसंघ के जो मेंबर थे, उन्होंने मेंबरशिप वापस ले लेते हैं और वो सोचते हैं कोई और पॉलिटिकल पार्टीज बनाई जाए। जैसे हमने भारतीय जनसंघ बनाया था आरएसएस की आइडियोलॉजी पे, ऐसे हम अपनी अलग से पार्टी बनाते हैं और उस पार्टी का नाम रखते हैं भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। कब बनती है? 6 अप्रैल 1980 को। कहाँ बनती है? दिल्ली में। फाउंडिंग प्रेसिडेंट कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। की लीडर कौन थे? की लीडर थे लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी। ये 3 मेन लीडर थे, बट प्रेसिडेंट थे अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अब हम आइडियोलॉजीज और प्रोग्राम्स पढ़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के ओवरऑल, और उसके बाद आइडियोलॉजीज एंड प्रोग्राम्स पढ़ेंगे जम्मू एंड कश्मीर के लिए। तो आइडियोलॉजीज ऑफ भारतीय जनता पार्टी, हिंदुत्व एंड कल्चरल नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी। प्रमोट करते हैं हिंदुत्व को हैज कल्चर आइडेंटिटी नॉट रिलीजियस इंटॉलरेंस। मतलब ऐसा नहीं है कि ये चाहते हैं कि सब लोग हिंदुइज्म में बदल जाएं, ये चाहते हैं इंडिया की कल्चरल आइडेंटिटी हो हैज हिंदुत्व। मीन्स यहाँ मुस्लिम भी रहें, यहाँ सिख भी रहें, क्रिश्चियन भी रहें, बट उनकी आइडेंटिटी होनी चाहिए जो इंडिया का कल्चर था। कब का कल्चर? एंशिएंट कल्चर।
जो इंडिया की एंशियंट सिविलाइजेशन थी, जो एंशियंट कल्चर था, वैदिक एज हमने पढ़े हैं, अर्ली वैदिक एज पढ़ा होगा आपने, लेटर वैदिक एज पढ़ा होगा, जब ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद लिखे गए थे, जब वो वाला कल्चर आपने पढ़ा होगा इंडियन हिस्ट्री में, एंशियंट हिस्ट्री में, या कुछ मूवीज देखी होंगी पुराने वाली, तो वो वाला नेशनलिज्म ये लाना चाहते हैं। कौन सा? कल्चरल नेशनलिज्म या हिंदुत्व नेशनलिज्म। ठीक है। बिलीव्स इन कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ इंडिया, जो इंडिया के ट्रेडिशन के साथ जुड़ी हुई हो। ये इन्फ्लुएंस है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से, आरएसएस से। ठीक है। आरएसएस कब बनी थी? 1925 में, 1925 में आरएसएस बनता है। हु वाज द फाउंडर? तो फाउंडर थे इसके केशव बालीराम हेडगेवार, डॉक्टर केबी हेडगेवार के नाम से ये जाने जाते हैं, केशव बालीराम हेडगेवार या केबी हेडगेवार। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इनकी आइडियोलॉजी इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की। याद करो हमने कहां पढ़ा है? इंटीग्रल ह्यूमनिज्म हम डिटेल में कवर कर चुके हैं दीनदयाल उपाध्याय में। दीनदयाल उपाध्याय में हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर दीनदयाल उपाध्याय से एक क्वेश्चन आया तो वो क्वेश्चन आएगा द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म वाज गिवन बाय। तो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का कंसेप्ट दीनदयाल उपाध्याय ने दिया था। उसके बाद ये भारतीय जनसंघ ने लिया कंसेप्ट, और उसके बाद ये 1985 में ये आइडियोलॉजी बन गई बीजेपी की। 1980 में बीजेपी बनती है, 1985 में ये ऑफिशियल आइडियोलॉजी में इंटर हो जाता है इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म इज आल्सो कॉल्ड एज एकता मानववाद। इंटीग्रल मीन्स एकता, यूनिटी, मानववाद मीन्स इंसान, सब इंसान की इंटीग्रेशन की बात करता है। किसका कंसेप्ट है? दीनदयाल उपाध्याय का। कंसेप्ट प्रोपाउंडेड बाय पंडित दीनदयाल उपाध्याय फोकस ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। एडवोकेट्स अ होलिस्टिक अप्रोच, ऐसी अप्रोच जो बैलेंस करे इंडिविजुअल फ्रीडम को, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को और नेशनल इंटरेस्ट को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये किसकी आइडियोलॉजी थी? ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आइडियोलॉजी थी। तो यही कॉपी की बीजेपी ने। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म क्या है? एक होलिस्टिक अप्रोच है जो बैलेंस करती है इंडिविजुअल फ्रीडम, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और नेशनल इंटरेस्ट में, जिसमें नेशन फर्स्ट रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट है नेशनलिज्म। तो यहां से ही इनका नेशनलिज्म का कंसेप्ट आता है, जो देशभक्ति पे फोकस करता है, नेशनल प्राइड पे फोकस करता है और यूनिटी पे फोकस करता है। ये बात करते हैं यूनिफाइड इंडिया की, मींस एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ठीक है। स्ट्रांग यूनिटरी नेशनल आइडेंटिटी की बात करते हैं, सेपरेटिज्म के बिल्कुल खिलाफ हैं, मींस नेशन फर्स्ट, बाकी चीजें बाद में। गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, गुड गवर्नेंस या सुराज, फोकस करते हैं जो गवर्नमेंट है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, गवर्नमेंट एफिशिएंट होनी चाहिए और गवर्नमेंट अकाउंटेबल होनी चाहिए। डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, देखा आपने डिजिटल इंडिया पे नरेंद्र मोदी ने कितना काम किया। अब सब्जी लेने आप बाहर जाते हैं, रेडी फड़ी वाला हर किसी के पास स्कैनर है, तो ये क्या है? यही है डिजिटल इंडिया। तो डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, सर्विस डिलीवरी रिफॉर्म आर पार्ट ऑफ दिस। गुड गवर्नेंस में क्या क्या है? ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी, अकाउंटेबिलिटी, डिजिटल इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी, डोर स्टेप पे डिलीवरी मिले। गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट का इनका मतलब है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ठीक है। सबको साथ लेके चलना है, सबका विकास करना है और सबका ट्रस्ट बिल्ड करना है। ठीक है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका। बट ये कल्चरल नेशनलिज्म पे फोकस करते हैं। इकोनॉमिक नेशनलिज्म की बात करते हैं, मींस हमारा जो देश है वो सेल्फ डिपेंडेंट हो, वो आत्मनिर्भर हो, इसीलिए आत्मनिर्भर अभियान लेकर आए थे। यहाँ सर्विस, गुड्स एंड सर्विसेज इंडिया में बने, तो मेक इन इंडिया की बात करते हैं। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर के द्वारा अपनी इकोनॉमी को सेल्फ रिलायंट बनाया जाए। प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करते हैं ये।
नेशनल इंटरेस्ट को कंप्रोमाइज किए बिना प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करते हैं। तभी आपने देखा हर चीज को प्राइवेटाइज कर दिया, ठीक है ना। सिक्योरिटी एंड स्ट्रांग डिफेंस की बात करते हैं। सिक्योरिटी स्ट्रांग हो, डिफेंस सिस्टम हमारा स्ट्रांग हो, जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म, मॉडर्नाइजेशन ऑफ डिफेंस फोर्सेस का मॉडर्नाइजेशन हो, और फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रांग किया जाए, मजबूत किया जाए। चलिए आइडियोलॉजीज पढ़ ली हमने, अब हम देखते हैं प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज ऑफ भारतीय जनता पार्टी। सोशल वेलफेयर की बात करते हैं। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री आवास योजना, सबको अफोर्डेबल घर मिले। आयुष्मान भारत के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं गरीब लोगों को। आपने देखा होगा 5-5 लाख का इंश्योरेंस हर कोई क्लेम कर रहा है, ठीक है। आपके घर मोहल्ले में भी कितने लोगों ने आयुष्मान भारत का बेनिफिट लिया होगा, सुना होगा ना। हाँ जी, बीमार हो गया था, मोदी कार्ड से इलाज करवा दिया। वो मोदी कार्ड यही है, आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, आपने देखा होगा जो फार्मर्स हैं उनके अकाउंट में 2-2 हजार की 3 किस्तें साल में डायरेक्टली अकाउंट में जाती हैं। 6,000 पर ईयर हर फार्मर्स के अकाउंट में आता है, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर टू फार्मर्स, ठीक है। ये कहते हैं कि पुराना जो प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी कहते थे कि अगर सेंटर से मैं 1 रुपया भेजता हूँ फार्मर्स के लिए तो 10 पैसे ही फार्मर्स तक पहुंच पाते हैं। ये कहते हैं कि हमने उस चीज को खत्म किया है, हम डायरेक्टली बेनिफिट फार्मर्स को दे रहे हैं थ्रू डायरेक्ट कैश ट्रांसफर, ठीक है। उज्ज्वला योजना, आपने देखा होगा उज्ज्वला योजना जब फेमस हुई तो घर घर में फ्री सिलेंडर मिले गरीब लोगों को। इससे पहले लकड़ी से काम करते थे, कोयले से खाना बनाते थे, उससे रिस्पायरेटरी इशू होते थे। तो कितना बड़े लेवल पे इन्होंने चेंज लाई, ठीक है। उज्ज्वला योजना, फ्री एलपीजी कनेक्शंस टू पूर हाउस होल्ड। इकोनॉमिक इनिशिएटिव क्या क्या लिए इन्होंने, मेक इन इंडिया, हर चीज इंडिया में बनाने की कोशिश की, इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने पर फोकस किया, स्टार्टअप इंडिया को प्रमोट किया, इनोवेशंस को प्रमोट किया, नई नई टेक्नोलॉजीज को यहां प्रमोट करो इंडिया में। डिजिटल इंडिया, डिजिटल एक्सेस एंड सर्विसेज फॉर ऑल, ठीक है। आप यकीन मानिए एक बार एक पर्सन था, एक लेडी थी, वो भीख मांग रही थी, तो मेरे पास आई और बोलने लगी सर कुछ दे दीजिए, बच्चे भूखे हैं, घर में राशन नहीं है। मैंने जेब में देखा, मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने बोला सॉरी पैसे नहीं है मेरे पास, तो हम ऑनलाइन ही यूज करते हैं, तो वो स्कैनर निकालती है, इस पे कर दीजिए। तो इतनी चीजें मीन्स ये है, यही चाहती थी बीजेपी, यही था इनके मैनिफेस्टो में, डिजिटल इंडिया बनाना। जनधन योजना, फाइनेंशियल इंक्लूजन, आपने देखा होगा जनधन योजना के तहत सब गरीब लोगों के फ्री में अकाउंट्स खोले गए थे, और वो जो अकाउंट खोले गए थे उन्हीं अकाउंट्स में चाहे सब्सिडी हो सिलेंडर वाली या डायरेक्ट ट्रांसफर हो फार्मर्स का, वो उन्हीं अकाउंट्स में डाला जाता है। नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं। 370 को हटाने के लिए इन्होंने बात की थी 1950s में। 1949 में जब 370 आया तो तभी से आपने देखा भारतीय जम्मू एंड कश्मीर प्रजा परिषद मूवमेंट स्टार्ट हो गए। बलराज माधक और शेरे डुगर, प्रेमनाथ डोगरा और वो सारी चीजें जो हमने पढ़ी। 1950 में सपना लिया था भारतीय जनसंघ ने और प्रजा परिषद मूवमेंट ने, आरएसएस ने, कि 370 को हटाना है। फाइनली 2019 में इन्होंने हटाया, ठीक है। काउंटर टेररिज्म और बॉर्डर प्रोटेक्शन पे इनका स्ट्रांग स्टैंड है। इंडिजिनियस डिफेंस प्रोडक्शन को प्रमोट करना चाहते हैं कि डिफेंस टेक्नोलॉजीज, वेपन्स, हर चीज डिफेंस के साथ जुड़ी हुई इंडिया में बनाई जाए। एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं। 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आए हैं, एजुकेशन में रिफॉर्म लाने की कोशिश की है। स्किल इंडिया मिशन के तहत वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है यूथ को, ताकि यूथ स्किल सीखे, ठीक है। कल्चरल एंड रिलीजियस पॉलिटिक्स में इनके मैनिफेस्टो में था कि बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाना है अयोध्या में, और बना दिया। और इंडिया के कल्चर को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, इंडिया के टेम्पल्स को प्रोटेक्शन देने की बात करते हैं, इंडिया के ट्रेडिशन को
प्रोटेक्शन की बात करते हैं, तो कल्चरल एंड रिलीजियस पॉलिसीज, ठीक है। इन्वायरमेंटल पॉलिसीज, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की लीडरशिप भारत ने लेने की कोशिश की। इंटरनेशनल सोलर अलायंस हेडक्वार्टर इंडिया में है आज के टाइम में। 2015 में लॉन्च हुआ था इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंडिया और फ्रांस ने मिलकर सोलर एनर्जी को इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट करने की बात की थी। सोलर एनर्जी क्या है? एक रिन्यूएबल सोर्स है एनर्जी का, जो खत्म नहीं होने वाला। कोल, पेट्रोलियम, ये चीजें खत्म हो जाएंगी, ये नॉन रिन्यूएबल है, ठीक है। ये दोबारा से एक बार खत्म हुई तो खत्म हो जाएंगी, तो इसलिए हमें नेचुरल एनर्जी पे फोकस करना है। सोलर सन में कौन सी रिएक्शन होती है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो फिशन रिएक्शन होती है ना। फिशन रिएक्शन नहीं होती। फिशन रिएक्शन किस में होती है? ये होती है एटम बम में, न्यूक्लियर बम में। इसमें फ्यूजन रिएक्शन होती है, फ्यूजन, ठीक है, फ्यूजन रिएक्शन। हाइड्रोजन फ्यूज होके हीलियम बनाते हैं। ऐसे आपकी जीएस के लिए बता देता हूं, कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का पार्ट है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सोलर एनर्जी इंडिया में है, गुरुग्राम हरियाणा में। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट फुली सोलर पावर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंडिया का श्री अरबिंदो घोष इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन इन पुडुचेरी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। ये 3 टाइम्स ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं कंज्यूम करने से। अभी ये जम्मू एंड कश्मीर में आपने देखा होगा फ्री बिजली योजना चल रही है, जहां सोलर एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं। आपने सोलर पैनल लगाने हैं तो सोलर, वहां से सोलर एनर्जी जनरेट होगी, वो आपके मीटर के साथ कनेक्ट होगी, और जो आपका मीटर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है उसमें से जितना आपका बिल आ रहा है, और जो सोलर एनर्जी नेचुरली बन रही है वो माइनस होके आपका बिल कम आएगा। तो ऐसी चीजों पर फोकस कहां से आ रहा है? क्योंकि इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाई थी इंडिया और फ्रांस ने, जिसमें इन्होंने बात की थी हम प्रमोट करेंगे सोलर एनर्जी को इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, गुरुग्राम हरियाणा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फर्स्ट फुली सोलर पावर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, जो कि जिसका नाम है श्री अरबिंदो इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन इन पुडुचेरी, ठीक है। तो अरबिंदो घोष को भी हमने डिटेल में पढ़ा है। तो भारतीय जनता पार्टी वाले इनको अपना आइडल मानते हैं, ठीक है। अरबिंदो घोष कौन थे? लाल बाल पाल के साथ एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। डिटेल में हम कवर कर चुके हैं, यहां बात नहीं करेंगे। उसके बाद इन्वायरमेंट पे और क्या है? नमानी गंगा प्रोग्राम, गंगा को क्लीन करने का इनिशिएटिव। गवर्नेंस एंड रिफॉर्म, जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन किया इन्होंने, टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई किया। इलेक्टोरल रिफॉर्म किए इन्होंने। क्या किया? आप ईवी, जो हम वोट डालते हैं ईवीएम पे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे, ईवीएम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो उसमें कुछ आरोप लगते थे कि हम सब बटन दबाते हैं किसी पे, वोट किसी को जाता है। तो इन्होंने इलेक्टोरल रिफॉर्म लाया और वीवीपैट्स का ऑप्शन लेकर आए। तो वीवीपैट्स में क्या होता है? आपने अगर सपोज करो लोटस पे क्लिक किया है, जो भारतीय जनता पार्टी का सिंबल है, तो आपको दिखेगा लोटस को वोट जाते हुए। एक पर्ची नीचे गिरेगी, जो डिजिटल पर्ची आपको दिखेगी, सामने दिखेगी नहीं, आगे मीन्स आपने जिसने वोट दिया आपने देखा होगा, आप जिसको वोट दे रहे हो वो थोड़े से 10 सेकंड के लिए आपको दिखेगा, ठीक है। वीवीपैट डिजिटलाइजेशन, कम से कम गवर्नमेंट करनी है और मैक्सिमम काम करने हैं। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, ठीक है, ये इनका विजन रहता है। अब हम देखते हैं बीजेपी की कोर आइडियोलॉजी जो स्पेसिफिक टू जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है। 370 को 35A को खत्म करना चाहते थे, कर दिया, ठीक है। बहुत पुरानी डिमांड थी 1950 की, फाइनली 2019 में सपना पूरा किया प्रजा परिषद मूवमेंट का, भारतीय जनसंघ का। जम्मू कश्मीर को फुली इंटीग्रेट करना चाहते थे इंडिया के साथ, स्पेशल स्टेटस खत्म करना चाहते थे, कर दिया। इससे बीजेपी प्रमोट करना चाहती है इक्वालिटी और नेशनल यूनिटी। वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में जो कॉन्स्टिट्यूशन अलग था, प्राइम मिनिस्टर अलग था, यहाँ का फ्लैग अलग था, वो चीज इनको पसंद नहीं थी।
उस चीज के खिलाफ बात की थी इन्होंने 1950 में। प्रजा परिषद मूवमेंट और भारतीय जनसंघ ने उसको इन्होंने खत्म किया। सीक यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ इंडियन लॉज, पूरे इंडिया में सब यूटीज में J&K में एप्लीकेबल हो, अलग फ्लैग ना हो, अलग कॉन्स्टिट्यूशन ना हो, अलग सिटीजनशिप ना हो J&K के लिए। सेपरेटिज्म के बिल्कुल खिलाफ है ये, टेररिज्म के खिलाफ है। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है इनकी टेररिज्म के लिए और इंसर्जेंसी के लिए। इंसर्जेंसी 1989 की हम पढ़ चुके हैं, जब यूथ ने हथियार उठाए इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ, क्या क्या हुआ। स्ट्रांग नेशनल सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस सिस्टम को प्रमोट करने की बात करते हैं। कश्मीरी पंडित का रीसेटलमेंट की बात करते हैं। रिहेबिलिटेट होने चाहिए कश्मीरी पंडित, वापस आने चाहिए डिग्निटी के साथ और सिक्योरिटी के साथ अपनी जगह पे, अपनी एंसेस्टर लैंड पे, जो 1989 की इंसर्जेंसी के बाद डिस्प्लेस हो गए थे, माइग्रेट हो गए थे। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को फुली इंटीग्रेट करने की बात करते हैं इंडिया के साथ, और एट द सेम टाइम इक्विटेबल डेवलपमेंट होना चाहिए सब रीजन्स में, जम्मू में, कश्मीर में। स्पेशली कहते हैं कि जम्मू एंड लद्दाख के साथ जो भेदभाव किए गए हैं एनसी के द्वारा, तो वो हमने जहम भरने हैं। ठीक है, की प्रोग्राम एंड पॉलिसीज क्या है जम्मू एंड कश्मीर के लिए पोस्ट 2019 के बाद, पोस्ट 2019 मीन एब्रोगेशन के बाद। गवर्नेंस की बात करें तो डायरेक्टली सेंटर के पास है गवर्नेंस LG के द्वारा। करप्शन फ्री J&K बनाने की बात करते हैं ये। डेवलपमेंट में देखें तो मैसिव इन्वेस्टमेंट किया है इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड्स में, रेलवेज में, पावर में। आपने देखा है कैसे वंदे भारत जम्मू से कश्मीर जाने की बात हो रही है। अभी जून में इनॉग्रेशन भी किया है कटरा से श्रीनगर का, कश्मीर का, नरेंद्र मोदी ने। एम्प्लॉयमेंट में स्पेशल ड्राइव्स चलाने की बात करते हैं ये रिक्रूटमेंट के लिए। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज जैसे न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज 2021 है 21। एजुकेशन में एम्स, IIM, IIT जैसे इंस्टीट्यूट्स को प्रमोट करने की बात करते हैं। स्कूल्स को इम्प्रूव करने की बात करते हैं थ्रू समग्र शिक्षा। हेल्थ केयर में आयुष्मान भारत सेहत स्कीम, जहां हेल्थ कवरेज देते हैं सब जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को। सिक्योरिटी में क्रैकडाउन ऑन टेरर फंडिंग, स्ट्रेंथनिंग लोकल पुलिस एंड इंटेलिजेंस। ठीक है, आपने देखा होगा LG ने कैसे कैसे कितने सारे लोगों को डिसमिस किया है जॉब से, जिनके डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टेररिस्ट के साथ लिंक थे। टूरिज्म में टूरिज्म को रिवाइव करना और कश्मीर के टूरिज्म को प्रमोट करना ग्लोबल लेवल पे। ठीक है, माइनॉरिटीज के राइट्स की प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं। पहाड़ीज को रिजर्वेशन दिया, कोलीज को रिजर्वेशन दिया, गधा ब्राह्मण्स को रिजर्वेशन दिया, पाडरी लोगों को रिजर्वेशन दिया। ठीक है, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, इन सब के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स क्या है इनके जम्मू एंड कश्मीर में? इन्होंने असेंबली इलेक्शन करवाए जम्मू एंड कश्मीर में और इलेक्टेड गवर्नमेंट लाई, ऐसा इनका मानना है। ये कहते हैं हमने डिलिमिटेशन करवाया और जम्मू रीजन को बेनिफिट, जम्मू रीजन के साथ कुछ भेदभाव था, तो डिलिमिटेशन के बाद 6 सीटें जम्मू को दी एक्स्ट्रा और 1 सीट कश्मीर को दी। ठीक है, तो 83 थी तो +7 टोटल हो गई 90 सीट्स, तो 90s पे इलेक्शन करवाए। ग्रास रूट डेमोक्रेसी को प्रमोट करने की बात करते हैं पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज के द्वारा, और उनके इलेक्शन भी करवाए। DDCs के इलेक्शन करवाए जो फर्स्ट टाइम हुए थे जम्मू एंड कश्मीर में। बीजेपी के लिए कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस, बीजेपीज चैलेंजेस इन रीजन। चैलेंजेस क्या हो सकते हैं बीजेपी के लिए? अपोजिशन पार्टीज हैं जैसे NC है, PDP है, इतना ज्यादा बीजेपी ने काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की कोशिश की, 370 हटाया, फिर भी सरकार नहीं बना पाए, कश्मीर से सीट्स नहीं ले पाए। तो सबसे बड़ा चैलेंज है इनके लिए NC और PDP। और जो यूथ का एलिनेशन है, जो यूथ एलिनेट हो चुका है, उनको कैसे जोड़ना है, उनके दिलों को कैसे जीतना है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर स्पेशली कश्मीरीज लोगों का कहना है कि ये जानबूझ के डेमोग्राफिक चेंज ला रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में। जैसे जो अनंतनाग को रजौरी पुंछ के साथ जोड़ दिया, उसके अलावा बाहर के लोगों को यहाँ
डोमिसाइल दे दिया, तो मीन्स जानबूझ के बाहर के लोगों को यहाँ ला रहे हैं, यहाँ की डेमोग्राफिक चेंज कर रहे हैं, यहाँ की डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं। तो इस चीज को कैसे टैकल करना है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। यहाँ के कल्चर और रीजनल सेंसिटिविटीज को बैलेंस करके डेवलपमेंट कैसे करनी है, तो ये बड़े चैलेंज है। चलिए आगे, नेक्स्ट है हमारा पीडीपी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। ये भी एक बड़ी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है जम्मू एंड कश्मीर की। कब बनी थी? 1999 में, 1999 में बनी थी। हु वाज द फाउंडर? मुफ्ती मोहम्मद सैयद। इसने भी काफी बड़ा रोल अदा किया है जम्मू एंड कश्मीर की पॉलिटिक्स में। देखते हैं सबसे पहले पीडीपी की आइडियोलॉजीज देखते हैं, फिर पीडीपी के प्रोग्राम्स देखेंगे। आइडियोलॉजीज ऑफ पीडीपी, सेल्फ रूल की बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, सेल्फ रूल हो लोगों का, जम्मू एंड कश्मीर का अपना रूल हो। हम ऑटोनॉमी की बात करते हैं, आजादी की बात करते हैं, बट विद इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, विद इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें ऑटोनॉमी चाहिए, हमें आजादी चाहिए, हमें सेल्फ रूल चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम पावर्स जो है वो सेंटर के पास ना हो, बल्कि वो यूटी के पास आए। ये कह रहे हैं, ये आरोप लगाते हैं कि पावर जो है वो सारी की सारी सेंटर के पास है। तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के खिलाफ हैं, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को फेवर करते हैं। पीस एंड रिकंसिलेशन की बात करते हैं। ये कहते हैं पाकिस्तान के साथ और इंडिया के जो स्टेक होल्डर्स हैं, सेपरेटिस्ट हैं, हुर्रियत लीडर्स हैं, कश्मीरी यूथ है, इन सब के साथ बातचीत करके कश्मीर का मुद्दा सॉल्व किया जाए और पीस लाया जाए। बिलीव्स इन पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर इशू थ्रू कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। डेमोक्रेटिक गवर्नेंस की बात करती है पीडीपी, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स को सपोर्ट करती है, जनता के हाथ में पावर हो, और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन किया जाए, मजबूत किया जाए। ह्यूमन राइट्स और जस्टिस पे क्या कहना है? ये कह रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है जम्मू एंड कश्मीर में, स्पेशली जो आफ्सा है, आर्मड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है, इसका वायलेशन किया जा रहा है। ठीक है, इसको खत्म करने की जरूरत है। ह्यूमन राइट्स वायलेशन को एंड करने पे फोकस करते हैं, और जो वायलेंस की वजह से डिस्प्लेस हो चुके हैं लोग, स्पेशली कश्मीरी पंडित, उनके रिहेबिलिटेशन की बात ये भी करते हैं। ठीक है, फेयर जस्टिस मैकेनिज्म की बात करते हैं। रीजनल बैलेंस एंड इंक्लूसिवनेस, इक्विटेबल डेवलपमेंट होना चाहिए तीनों रीजन्स का। जैसे बाइफर्केशन से पहले इनकी आइडियोलॉजी थी कि कश्मीर, जम्मू और लद्दाख तीनों का इक्विटेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, अपलिफ्टमेंट ऑफ मार्जिनलाइज कम्युनिटीज की बात करते हैं, गुज्जर्स को अपलिफ्ट करो, बकरवाल्स को अपलिफ्ट करो, पहाड़ीज को, वुमेन्स को, जितनी भी दबी कुचली क्लासेस हैं उनको अपग्रेड करने की बात करते हैं। ठीक है, सॉफ्ट सेपरेटिज्म की बात करते हैं, कुछ क्रिटिसाइज करते हैं जो लोग, वो कहते हैं कि पीडीपी भी कुछ अलग नहीं है, ये भी सेपरेटिस्ट ही है, बट थोड़े सॉफ्ट वे में सेपरेटिज्म कर रहे हैं। पीडीपी वर्कर्स विद इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन adopts more emotional and identity based discourse that appears कश्मीरी एस्पिरेशन। ठीक है, ऐसे जो इंटरप्रेट करते हैं इनके क्रिटिक्स, उनका मानना है। प्रोग्राम्स ऑफ पीडीपी देखते हैं, तो हीलिंग टच पॉलिसी है इनकी। हीलिंग टच, जो जख्म लगे हैं कश्मीरियों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को, उनको हील करने की बात कर रहे हैं। मुफ्ती मोहम्मद सईद ने हीलिंग टच पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था। कहते थे कि कश्मीरी एलिनेट फील कर रहे हैं, कश्मीरी अपने आप को अलग कर रहे हैं डेमोक्रेसी से, गवर्नेंस से, तो इस जख्म को हमने हील करना है, क्रैकडाउन को एंड करना है। ठीक है, पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो जेलों में बंद हैं उनको रिलीज करने की बात करते हैं, और कहते हैं कि सिक्योरिटी कम होनी चाहिए, सिक्योरिटी को कम करने की बात करती है पीडीपी। ठीक है, और क्या करते हैं? और कहते हैं क्रॉस बॉर्डर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। क्रॉस बॉर्डर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स क्या है? ये सपोर्ट करते हैं कि एलओसीज जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, वहां ट्रेड के रास्ते खोलने चाहिए, ट्रैवल के रास्ते खोलने चाहिए पाकिस्तान के साथ। इसीलिए इन्होंने, याद करो जरा मुफ्ती का दौर, मुफ्ती मोहम्मद सईद का,
जब उन्होंने श्रीनगर मुजफ्फराबाद बस सर्विस स्टार्ट की थी, ट्रेड को ओपन किया था, पुंछ रावलाकोट बस स्टार्ट की थी, ठीक है। एडवोकेटेड इंक्रीज पीपल टू पीपल कंटेक्ट बढ़ाने की बात करते हैं, किसके साथ, जो पीओके में लोग रहते हैं उनके साथ कंटेक्ट बढ़ाने की बात करते हैं, एलओसीज को ओपन करने की बात करते हैं, ट्रेड को प्रमोट करने की बात करते हैं थ्रू एलओसी, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात करते हैं, टूरिज्म पे फोकस करने की बात करते हैं, हार्टिकल्चर को प्रमोट करने की बात करते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स को प्रमोट करने की बात करते हैं, यूथ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स लाने की बात करते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इनके, रूरल रोड कनेक्टिविटी, घर घर बिजली हो, इलेक्ट्रिफिकेशन, पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन रिफॉर्म्स और स्किल डेवलपमेंट एंड जॉब क्रिएशन स्कीम्स लाने की बात करती है ये पीडीपी। अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम ये बात करेंगे, क्या टूरिज्म पे फोकस करेंगे, हार्टिकल्चर पे, हैंडीक्राफ्ट्स पे, और जब ये सत्ता में आते हैं तब इन्हीं चीजों के रिलेटेड ये स्कीम्स लेकर आते हैं। वुमेन एंड माइनॉरिटी वेलफेयर की बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, गर्ल्स एजुकेशन की बात करते हैं, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, रिजर्वेशन की बात करते हैं मार्जिनाइल कम्युनिटीज के लिए, यूथ एंगेजमेंट, स्पोर्ट्स को प्रमोट करने की बात करते हैं, स्किल बिल्डिंग, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स फॉर यूथ। नोटेबल पॉलिटिकल पोजीशन, 370 को अपोज किया, बोला ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। कंटिन्यू डिमांड कर रहे हैं कि स्पेशल स्टेटस हमें मिलना चाहिए, स्टेटहुड हमें वापस मिलनी चाहिए, डिटेन लीडर को रिलीज करने की बात करते हैं और रिस्टोर करो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को, स्टेट वापस दो, ऐसी इनकी पॉलिटिकल डिमांड्स हैं। तो लास्ट पॉलिटिकल पार्टी है हमारी आज की इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो जैसे बीजेपी को कवर किया हमने, पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस को नेशनल लेवल पे देखेंगे और फिर जम्मू एंड कश्मीर के लेवल पे। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी थी, तो 28 दिसंबर 1885, ये डेट इंपॉर्टेंट है। 28 दिसंबर 1985 को बनती है, बहुत बड़ा रोल अदा करती है इंडिया की आजादी की लड़ाई में और इंडिया को आजाद करवाती है, ठीक है। फाउंडिंग डिटेल देख लेते हैं। आईएनसी कब बनती है इंडियन नेशनल कांग्रेस, 28 दिसंबर 1885 को, सॉरी 1885 को, 28 दिसंबर। कौन सी जगह, गोखलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि फर्स्ट मीटिंग कहाँ हुई थी, फर्स्ट सेशन कहाँ था कांग्रेस का, कांग्रेस की फाउंडिंग प्लेस। तो 1885 में कांग्रेस बनती है, 28 दिसंबर को बनती है, गोखलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे, आज के मुंबई में, ठीक है। हु वाज द फाउंडर, एक सिविल सर्वेंट थे, ब्रिटिश सिविल सर्वेंट जो रिटायर हो चुके थे, जिनका नाम था ए ओ हयूम। तो एक अंग्रेज ने बनाई थी ये पार्टी, ठीक है। फिर पूछा जाता है फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो उमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। कांग्रेस का जो फर्स्ट सेशन हुआ था उसमें कितने मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया था, एग्जाम में पूछा जाता है। तो 72 डेलीगेट्स फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया अटेंडेड फर्स्ट सेशन। 72 delegates from various parts of India attended first session of Indian National Congress in Bombay 1885. This inaugural session took place, कहाँ हुआ था ये सेशन पूछा जाता है, तो गोखलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई, बॉम्बे, December 28। The attendees were mix, कौन कौन थे, सोशल रिफॉर्मर थे, जर्नलिस्ट थे, लायर्स थे और नोटेबल प्रोमिनेंट फिगर्स जैसे दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी और एलन ऑक्टावियन हयूम, मींस AO हयूम, जो फाउंडर थे। इनका पूरा नाम है एलन ऑक्टावियन हयूम, जो फाउंडिंग मेंबर थे। ऑब्जेक्टिव क्या थे INC के, जब INC बनी थी, प्रमोट करना फ्रेंडली रिलेशंस अमॉन्ग नेशनलिस्ट पॉलिटिकल वर्कर्स अक्रॉस इंडिया। जो भी पॉलिटिकल वर्कर्स हैं इंडिया के, उनके बीच में फ्रेंडली रिलेशंस को प्रमोट करना,
डेवलप एंड कंसोलिडेट नेशनल यूनिटी, कास्ट, रिलीजन और रीजन, प्रोविंस, इन सब चीजों से हट के एक नेशनल यूनिटी का प्लेटफॉर्म तैयार करना, कंसोलिडेट करना, फॉर्मुलेट करना और प्रेजेंट करना पॉपुलर डिमांड्स, जो जनता की डिमांड है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के आगे रखना, और ट्रेन करना और ऑर्गेनाइज करना पब्लिक का ओपिनियन कंट्री में, ठीक है। क्रिएट अ कॉमन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म फॉर इंडियंस, तो इसने इंडियंस के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया था जिसने आज़ादी की मांग रखी, आज़ादी की लड़ाई लड़ी और देश को आज़ाद करवाया, ठीक है। कांग्रेस को हम 3 फेज में पढ़ते हैं। एक इसका अर्ली फेज है। कौन कौन से तीन फेज हैं? एक तो इसका अर्ली फेज है, एक एक्सट्रीमिस्ट फेज है और एक गांधीयन फेज है। अर्ली फेज कब से कब है? 1885 में जब से बनी 1905 तक, ठीक है। कितने साल? 20 साल। पहले 20 साल कांग्रेस जो थी वो मॉडरेट अप्रोच लेकर चल रही थी। कांग्रेस के लीडर की अप्रोच क्या थी? मॉडरेट अप्रोच। मॉडरेट मतलब जो इंडियंस की मांगे हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको एड्रेस करना, उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखना थ्रू मॉडरेट वे, मींस थ्रू 3P, जो हम बात कर चुके हैं काफी बार। 3P मींस प्रेयर करना, पिटीशन लगाना और पीसफुल प्रोटेस्ट करना। आई बेग टू से दैट, काइंडली प्रोवाइड अस दिस एंड दिस, भीख मांगना, पिटीशन फाइल करना, रिक्वेस्ट करना, ठीक है, हम्बल वे में रिक्वेस्ट करना, हमारी मांगे पूरी करो। ऐसी अप्रोच थी 1905 तक। कौन कौन से थे लीडर मॉडरेट? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, ऐसे कुछ लीडर थे। क्या अप्रोच थी? पीसफुल और कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स को इस्तेमाल करना, पिटीशन को, रेजोल्यूशंस पास करना, ठीक है, प्रेयर्स करना, प्रोटेस्ट करना, पीसफुल प्रोटेस्ट करना, ये सब फोकस क्या था? पॉलिटिकल रिफॉर्म लाना चाहते थे और एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लाना चाहते थे कि हिंदुस्तानियों की सुनवाई भी हो, ठीक है। फिर इनका एक्सट्रीमिस्ट फेज स्टार्ट होता है 1905 से 1915। इसमें क्या होता है, क्यों होता है? 1905 में पार्टीशन होता है बंगाल का। बंगाल को 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाता है, ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल आज का वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल पहले पाकिस्तान बना और 1971 में बांग्लादेश बना, ठीक है। तो हिंदू मुस्लिम के बेस पे बंगाल को डिवाइड करते हैं और एक ऐसा सीड लगा के जाते हैं जो आज तक चल रहा है, ठीक है। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ? 1905 में। आपके लिए इंपॉर्टेंट है। किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने किया। 1906 में ये क्या करते हैं? मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन करवा देते हैं बैक सपोर्ट से, जो अलग डिमांड करती है मुस्लिम्स के लिए, अलग सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करती है। 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट मिल भी जाते हैं, ठीक है। ये चीजें होती हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद क्या होता है? कांग्रेस 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। स्वदेशी मूवमेंट, मतलब थोड़ा अग्रेसिव फेज स्टार्ट होता है। स्वदेशी मूवमेंट चलती है, इंडिया के गुड्स एंड सर्विसेज को इस्तेमाल करो, अंग्रेजों को बाइकाट करो, ऐसी चीजें होती हैं। और 1907 में सूरत स्प्लिट हो जाता है। सूरत में कांग्रेस का सेशन होता है जहां कांग्रेस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, एक एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स, गर्म दल और नरम दल। गर्म दल में कौन कौन होते हैं? एक्सट्रीमिस्ट कौन कौन होते हैं? लाल बाल पाल एंड अरबिंदो घोष। लाल बाल पाल, बाल गंगाधर तिलक हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, बिपिन चंद्र पाल एंड लाला लाजपत राय, और इनके साथ अरबिंदो घोष। तो अरबिंदो घोष और बाल गंगाधर तिलक आपके सिलेबस में है, हम डिटेल में कवर कर चुके हैं, ये सारी चीजें वहां कवर की हुई हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी मूवमेंट ऑफ 1906, यहाँ कांग्रेस अग्रेसिव स्ट्रगल करती है सेल्फ रूल और स्वराज के लिए। क्या करते हैं? बम ब्लास्ट करवाते हैं, अटैक करवाते हैं अंग्रेजी ऑफिसर्स के ऊपर। तो इस टाइप की चीजें चलती हैं कब तक? 1915 तक। फिर क्या होता है? 15 में साउथ अफ्रीका से गांधी वापस आते हैं और गांधी का एक फेज स्टार्ट होता है। गांधी का फेज 1915 से लेके 1947 तक चलता है, आजादी लेने तक। गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस को ट्रांसफॉर्म करते हैं एक मास मूवमेंट में। यहां आके बैक टू बैक सत्याग्रह करते हैं। वो सत्याग्रह हमने डिटेल में गांधी में पढ़े हैं, गांधी को डिटेल में कवर किया है। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में स्टार्ट होती है, 1922 तक चलती है। खिलाफत मूवमेंट के साथ मर्ज करते हैं
और मुस्लिम्स को भी साथ लेके चलते हैं। 1922 में चोरी चोरा इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से ये मूवमेंट रोक लेते हैं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट याद करो, पढ़ा है हमने, गांधी इरविन पैक्ट के साथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट टेम्परेरी रोक ली जाती है, सब कुछ पढ़ा है। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, ये कुछ बड़ी मूवमेंट होती है गांधी की, गांधीयन फेस में। रोल क्या था कांग्रेस का? इंडिया को आजाद करवाना ब्रिटिश रूल से, ठीक है। 1947 के बाद क्या होता है कि इंडिया आजाद होता है और यही कांग्रेस अब बन जाती है रूलिंग पार्टी। नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। इंडिया की पॉलिटिक्स में 1919 तक ऑलमोस्ट कांग्रेस जो है वो डोमिनेंट रहती है, सिर्फ थोड़े से टाइम को छोड़ के। जो जनता पार्टी या इमरजेंसी वाला टाइम था 1975 से 77 हमने देखा है, ये बीच वाला थोड़ा सा टाइम छोड़ के जहां इमरजेंसी लगी थी, जहां अपोजिशन सारी जनता पार्टी के अंडर एक हुई थी और इंदिरा गवर्नमेंट को हटाया था तो जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी थी, वो पीरियड को छोड़ के बाकी ये डोमिनेंट रहती है, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आते हैं ये लोग, ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। किसके टाइम आया था? लाल बहादुर शास्त्री के टाइम। जय जवान जय किसान का नारा जिन्होंने दिया था, ठीक है। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कौन है और फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कौन है, वर्ल्ड में कौन है, ये एग्जाम भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं। तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कौन है? डॉक्टर क्या नाम है उनका? स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। और वर्ल्ड में ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर हैं कौन? डॉक्टर नॉर्मन ई बरलॉग, ठीक है। नॉर्मन ई बरलॉग है इंटरनेशनल लेवल या वर्ल्ड के फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आते हैं, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स करते हैं, इमरजेंसी तो इनकी पता ही है आपको, पढ़ चुके हैं हम। मॉडर्न एरा की बात करें 1991 से लेके आज तक तो LPG रिफॉर्म लेकर आए थे, याद करना जरा। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये कांग्रेस का रिफॉर्म था। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन अंडर PV नरसिम्हा राव एंड मनमोहन सिंह। 2014 के बाद ये डिक्लाइन हो जाता है कांग्रेस, क्योंकि BJP राइज हो जाती है अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। स्टिल एक की अपोजिशन पार्टी है आज के टाइम में भी। चलिए आगे देखते हैं आइडियोलॉजीज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये थोड़ी इसका बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट था, एग्जाम में पूछा जाता है, इंडियन पॉलिटी में भी है ये चीजें, तो मैंने सोचा डिटेल में कवर कर लेते हैं, तो कर लिया है। अब बात करते हैं आइडियोलॉजीज की। तो सेकुलरिज्म की आइडियोलॉजी है इनकी, इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए सब रिलीजन्स का, स्टेट सब के रिलीजन्स को इक्वल देखेगी, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, स्टेट किसी रिलीजन को सपोर्ट नहीं करेगी, मीन्स गवर्नमेंट किसी रिलीजन को सपोर्ट नहीं करेगी। आज के टाइम में राइट टू रिलीजन फंडामेंटल राइट है, तो ये कांग्रेस की गवर्नमेंट की देन है। आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक राइट टू रिलीजन फंडामेंटल राइट्स हैं, तो ये कांग्रेस की देन है, ठीक है। माइनॉरिटीज के राइट्स की प्रोटेक्शन की बात करते हैं, रिलीजियस हार्मोनी को प्रमोट करने की बात करती है कांग्रेस। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात करती है, मिक्स्ड इकोनॉमी, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों साथ लेके चलेंगे, ठीक है। पब्लिक और प्राइवेट दोनों को मिक्स करके लेके चलना है, कंबाइन करके लेके चलना है, तो यही होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, पॉवर्टी खत्म करने की बात करते हैं और सोशल जस्टिस की बात करते हैं। डेमोक्रेसी और रिपब्लिकनिज्म पे क्या बात करते हैं? स्ट्रांग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ठीक है। रिपब्लिकन वैल्यूज को प्रमोट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ को इंपॉर्टेंस देते हैं, नेशनल यूनिटी एंड नेशनल इंटीग्रेशन की बात करते हैं, प्रमोशन ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इंडिया में डाइवर्सिटी है, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कास्ट, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, फिर भी हम यूनाइटेड हैं, हमारे अंदर एक खून है और वो खून है इंडियन ब्लड, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ इंडियाज टेरिटरी, सेपरेटिस्ट को अपोज करते हैं, रीजनलिज्म को ये भी अपोज करते हैं। गांधीयन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। क्या है गांधीयन प्रिंसिपल? नॉन वायलेंस, अहिंसा, सच्चाई, ट्रूथ, सत्या, रूरल डेवलपमेंट, खादी को प्रमोट करने की बात की है गांधी ने, विलेज इंडस्ट्री को प्रमोट करने की बात की है और सेल्फ रिलायंट कम्युनिटीज की बात की है। तो ये चीजें इन्होंने गांधी के प्रिंसिपल कांग्रेस ने अडॉप्ट किए हुए, ठीक है। उसके बाद लिबरलिज्म एंड मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं। सबको एजुकेशन, सपोर्ट फॉर एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रमोशन, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स,
प्रोग्रेस वाइल रिस्पेक्टिंग ट्रेडिशनल वैल्यूज को रिस्पेक्ट करना है और साथ में डेवलपमेंट भी करनी है। इंक्लूसिव ग्रोथ, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटीज, एससीज, एसटीज, ओबीसीज, माइनॉरिटीज, वुमेन, रूरल, मतलब गरीबों की, दबे कुचलों की, एससी एसटीज की पार्टी कहा जाता है एनसी को, सॉरी इंडियन नेशनल कांग्रेस को। प्रोग्राम्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस देखते हैं। पहले बात करते हैं कुछ हिस्टोरिकल प्रोग्राम्स, आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद के। फ्रीडम मूवमेंट 1885 से लेकर 1947 तक इन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, हमने देखा है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स हों, चाहे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, क्विट इंडिया मूवमेंट हो, ये सब कांग्रेस ने लड़ी है। ठीक है, सेल्फ रूल और आज़ादी की बात की है इन्होंने, और आज़ादी ली है। तो आज़ादी लेने के बाद लैंड रिफॉर्म किए हैं, वैसे ही शेख अब्दुल्ला वाले रिफॉर्म, ग्रीन रेवोल्यूशन पे काम किया है, जमींदारी सिस्टम को खत्म किया है। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ लैंड सीलिंग एक्ट्स एंड एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, 5 ईयर प्लान लेके आए थे, आज तक 12 5 ईयर प्लान हुए। ठीक है, तो 5 ईयर प्लान को बाद, और 5 ईयर प्लान एंड प्लानिंग कमीशन लेकर आए थे नेहरू और कांग्रेस, और अब प्लानिंग कमीशन को खत्म करके नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग लाया है। क्या बोला था उन्होंने, बोला क्या फर्क क्या होता है, प्लानिंग कमीशन एक टॉप डाउन अप्रोच होती है, पॉलिसीज ऊपर बनती हैं और वो पॉलिसीज नीचे लेके जाते हैं, बट नीति आयोग बॉटम अप अप्रोच है कि प्रोग्राम पॉलिसीज ही ग्राउंड लेवल पे बनेंगी। ठीक है, प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद हैवी इंडस्ट्रीज, रूरल एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर। नेशनलाइजेशन, नेशनलाइजेशन पॉलिसीज क्या थी, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक 1969, ये डेट कभी कभी आती है एग्जाम में। इंश्योरेंस, कोल सेक्टर को स्ट्रेंथन करने की बात। गरीबी हटाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि गरीबी हटाओ किसका स्लोगन था, तो गरीबी हटाओ लेकर आई थी इंदिरा गांधी 1971 के इलेक्शन में। 1971 के इलेक्शन में इंदिरा का स्लोगन था गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी। क्वेश्चन पूछा जाएगा, गरीबी को खत्म करना, रूरल अपलिफ्टमेंट करनी। ठीक है, कंटेम्प्रेरी प्रोग्राम्स की बात करें जो आज भी हैं इनके, जो चल रहे हैं अभी कंटेम्प्रेरी टाइम में, न्यायतम आय योजना। न्याय, न्याय का मतलब क्या होता है, न्याय मीन्स जस्टिस, न्याय मीन जस्टिस, फुल फॉर्म क्या है, न्यूनतम आय योजना। मीन ये कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में 2019 के इलेक्शन में लेकर आई थी कि अगर हम जीतेंगे तो हम एक मिनिमम इनकम देंगे गरीब फैमिलीज को। कितनी इनकम, हर महीने हम उनके खाते में 6,000 रुपया डालेंगे, मीन्स एक साल में 72,000 हम डायरेक्टली खाते में डालेंगे। ठीक है, ये थी न्याय प्रोग्राम इनका, बट इनकी सरकार तो आई नहीं। ठीक है, नरेगा हमें पता है, पहले नरेगा था, 2005 में आया था नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, बाद में 2008 के आसपास इसका नाम चेंज कर दिया गया था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एक्ट। कब आया था ये, 2005 में आया था, याद रखना। क्या करता है ये, 100 दिन का रोजगार देता है गांव के रूरल एरियाज के लोगों को। कौन से लोग, जो नॉन स्किल्ड वर्कर हैं, याद रखना, नॉन स्किल्ड वर्ड पूछा जाता है, नॉन स्किल्ड लेबरर को 100 दिन का रोजगार। अप्लाई करने के कितने दिन बाद रोजगार मिलेगा, 15 दिन बाद। अगर 15 दिनों में नहीं मिलता तो इंसेंटिव दिए जाएंगे। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन लेकर आए थे आरटीआई एक्ट। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब आया था, 2005 में कांग्रेस ने लाया था। ये क्या करता है, ये ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करता है, अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करता है गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में। ठीक है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 2009 में राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया था। ठीक है, तो राइट टू एजुकेशन क्या है, फंडामेंटल राइट है। क्या है, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना सरकार का काम है 6 से 14 साल तक के बच्चों को। 21A, वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 का लाया था, जिसमें इन्होंने बोला कि हम 2/3 मतलब 66% पॉपुलेशन को सब्सिडाइज रेट पे फूड ग्रेन्स देंगे, अनाज देंगे। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लेना, ये कांग्रेस का नहीं है। एक बार के क्वेश्चन पूछा गया था कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की रिजर्वेशन को कांग्रेस ने सपोर्ट किया था, ऐसा एक ऑप्शन में एक स्टेटमेंट थी, तो वो स्टेटमेंट ट्रू थी। क्या है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन एजुकेशन में और एम्प्लॉयमेंट में 10% सीटें रिजर्व कर दी थी। 50% रिजर्वेशन होती है ना, तो जो ऊपर के 50% ओपन मेरिट के हैं उनमें से 10% जो है वो रिजर्व कर दिया था। किसके लिए, वो ओपन मेरिट के लोग
जिनके पास कोई कैटेगरी नहीं है और वो इकोनॉमिकली वीक है, जिनकी 8 लाख से सालाना इनकम कम है। तो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कितने % रिजर्वेशन देता है? 10%। जॉब्स में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में 2019 में इम्प्लीमेंट हुआ था। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट कौन सा था ये पूछा जाता है, तो 103 नंबर का एक्ट था। ठीक है, इसने क्या किया था? आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 को अमेंड किया था। ये बीजेपी गवर्नमेंट ने किया था, या बीजेपी गवर्नमेंट ने था, याद करना, कांग्रेस ने नहीं किया, बट सपोर्टेड बाय कांग्रेस। तो ऐसा सवाल एक आया हुआ था तो मैंने डाल दिया। डिजिटल इंडिया एंड स्किल डेवलपमेंट, यूपीए इनके अलायंस को कहते थे, यूनाइटेड पब्लिक अलायंस, कांग्रेस का अलायंस। आईटी स्ट्रक्चर को प्रमोट करते हैं, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लाने की बात करते हैं। करंट एरिया जो रिसेंट इनके मैनिफेस्टो में क्या बातें हैं? जम्मू एंड कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा देना, एमएसएमई को क्रिएट करना, स्टार्टअप को प्रमोट करना, फेडरलिज्म और कोऑपरेटिव गवर्नेंस को मजबूत करना। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस और सिविल लिबर्टीज की प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट चेंज पे बात करते हैं, जो अभी करंट इनके मैनिफेस्टो में था। ठीक है, जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देना इनके मैनिफेस्टो में है। ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज क्रिएट करना, स्टार्टअप क्रिएट करना, फेडरलिज्म और कोऑपरेटिव गवर्नेंस को मजबूत करना, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्ट करना, सिविल लिबर्टीज को प्रोटेक्ट करना, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, क्लाइमेट चेंज पॉलिसीज लेकर आना। ठीक है, आइडियोलॉजीज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, लास्ट टॉपिक है इनका कि जम्मू एंड कश्मीर के लिए क्या बोलते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस वाले। रिस्टोर्ड करना डेमोक्रेसी को और स्टेटहुड वापस देने की बात करते हैं। स्ट्रांग डिमांड है इनकी, रिस्टोर करो स्टेटहुड जम्मू एंड कश्मीर का। अभी रिसेंटली, कल की बात है, 2-4 दिन पहले की बात है, कि एलओपीज ने, लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है? राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में राहुल गांधी। तो इन दोनों ने एक लेटर लिखा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कि आपने स्टेटहुड वापस नहीं की, तो जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटहुड जल्दी से जल्दी वापस करो। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में जल्दी इलेक्शन करवाने में और डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रोल अदा किया, आवाज़ उठाई, इलेक्शन करवाए। सेकुलरिज्म और कम्युनल हारमोनी की बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, सेकुलर वैल्यूज़ को प्रमोट करो, माइनॉरिटीज़ के राइट्स की प्रोटेक्शन की बात करते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं, कम्युनल पॉलिटिक्स के खिलाफ हैं ये। अटानमी होनी चाहिए जम्मू एंड कश्मीर की, बट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के अंडर। मैक्सिमम अटानमी की बात करते हैं अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अपोज करते हैं जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो गया है 2019 के बाद, पावरें सारी सेंटर के पास हैं, उसके खिलाफ बात करते हैं। पीस एंड रिकन्सिलेशन की बात करते हैं, पीस डायलॉग करने की बात करते हैं सब स्टेक होल्डर के साथ। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर को एनकरेज किया जाए और हीलिंग टच की बात करते हैं। डेवलपमेंट होनी चाहिए विद डिग्निटी, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, बट कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करके रखने की बात करते हैं। एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ठीक है, और मार्जिनाइल सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ की डेवलपमेंट की बात करते हैं। प्रोग्राम्स क्या है जम्मू एंड कश्मीर के लिए इनके पास? जम्मू एंड कश्मीर को स्टेटहुड रिस्टोर करना, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिलाना, जम्मू एंड कश्मीर को तोड़ के छोटा कर दिया है, यूटी बना दिया है तो वापस लाना, लैंड के लिए प्रोटेक्शन राइट देने, जॉब्स प्रोटेक्ट करना, कल्चरल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना, अनएम्प्लॉयमेंट एंड यूथ एम्पावरमेंट, स्पेशल एम्प्लॉयमेंट पैकेज फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट यूथ, रिवाइवल फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स एंड स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स, प्रमोट स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज टू एंगेज यूथ पॉजिटिवली। ठीक है, रोल ऑफ टूरिज्म एंड रिवाइवल, टूरिज्म को रिवाइव करना, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को रिवाइव करना। ठीक है, जम्मू में, कश्मीर में, लद्दाख में हैंडीक्राफ्ट्स को प्रमोट करना, हार्टिकल्चर को, ड्राई फ्रूट की इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है कश्मीर में, इसको प्रमोट करना, सैफरान को, एप्पल को, अखरोट को प्रमोट करना, इनकी बिजनेस को प्रमोट करना। ठीक है, वैष्णो देवी को डेवलप करना, अमरनाथ यात्रा, मुगल रोड टूरिज्म, पीस एंड सिक्योरिटी इनिशिएटिव, आर्मी मिलिट्री को कम करो और फ्रेंडली, सिविलियन फ्रेंडली रिलेशन हो, सिटीजन फ्रेंडली रिलेशन हो, सिटीजन फ्रेंडली गवर्नेंस हो, मतलब सरकार जो है वो जनता के साथ मिलके जनता के लिए काम करे, क्योंकि जनता की सरकार है, जनता ने बनाई है और जनता के लिए है।
डिस्प्लेस फैमिलीज कश्मीरी पंडित्स को रिहेबिलिटेट करो, और बॉर्डर एरिया से जो लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं उनको वापस बॉर्डर एरिया में रिहेबिलिटेट करो। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी, रोड, रेल, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, हेल्थ, एजुकेशन, इन सब सेक्टर्स पे काम करने की बात करते हैं। माइनॉरिटीज SC STs के राइट्स को सेफ गार्ड करने की बात करते हैं। वेलफेयर स्कीम्स गुजर्स के लिए, बकरवाल्स के लिए, SC STs माइनॉरिटीज के लिए। रिजर्वेशन और स्कॉलर्स बैकवर्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटीज के लिए। एम्पावरिंग लोकल इंस्टीट्यूशन, पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज को स्ट्रेंथन करने की बात करते हैं। ग्रास रूट डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट पार्टिसिपेशन को इंश्योर करने की बात करते हैं। क्विक रिवीजन देख लेते हैं। स्टेटहुड वापस देने, रिस्टोर करने की बात, इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, टूरिज्म, इंडस्ट्री, जॉब क्रिएशन, लैंड प्रोटेक्शन, जॉब प्रोटेक्शन, एम्पावरमेंट ऑफ यूथ, वुमेन, माइनॉरिटीज, पीस होना चाहिए, बातचीत से मैटर सॉल्व करो, डिग्निटी से रिस्टोर करो, रिहेबिलिटेट करो डिस्प्लेस पर्सन को, और लोकल सेल्फ गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करो। तो ये था आज का लेक्चर। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसा लगा। अगर कोई इन्फॉर्मेशन मैंने गलत दे दी है स्लिप ऑफ टंग की वजह से, या मेरे से कुछ गलती की वजह से गलत दे दी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं ठीक करने की कोशिश करूँगा। ठीक है। नोट्स अवेल करने के लिए व्हाट्सअप करें, नंबर डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है। लेक्चर कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, और एक चीज़ मुझे ज़रूर बताना कि हमने जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ पढ़ी हैं आज, सबसे बेस्ट आइडियोलॉजी आपको किसकी लगी है। ठीक है, बेस्ट आइडियोलॉजी। आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी पूरी वीडियो देखेगा वो ये चीज़ ज़रूर बताएगा कि बेस्ट आइडियोलॉजी जम्मू एंड कश्मीर के लिए कौन सी पॉलिटिकल पार्टी की बेस्ट आइडियोलॉजी है जो जम्मू एंड कश्मीर को आगे लेकर जा सकती है। ठीक है। थैंक यू सो मच।